नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। अभी अभी थोड़ी देर पहले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ताना मारा बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन को। कहा कि देखिए, बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन को किसानों में अपराधी दिखता है और हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के एडीजी जेपी सिंह। ये बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए अपना करियर, अपना सब कुछ छोड़कर आ गए हैं, सड़क पर उतर गए हैं। और तो हमने सोचा कि क्यों ना जिस जेपी सिंह की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उन जेपी सिंह को बुलाया जाए अपने स्टूडियो में और उनसे पूछा जाए कि कौन सा सपना है जिसके लिए आपने अपना करियर, अपना सपना सब कुछ छोड़ दिया और बिहार आ गए। तो हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के एडीजी और वहां से रिजाइन करके अपना सब कुछ छोड़कर बिहार की सड़कों पर उतरे जयप्रकाश सिंह। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो हम श्रीकांत प्रत्युष से समझते हैं कि जयप्रकाश सिंह का बिहार आना क्या संकेत देता है। देखिए, प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और उनकी जो यात्रा है, बिहार बदलाव यात्रा, उसमें जो भीड़ जुट रही है दीपक, तो मैंने तो लालू जी को भी कवर किया है, रामविलास पासवान जी को भी कवर किया है और नीतीश कुमार जी को भी कवर किया है। सबसे ज़्यादा भीड़ लालू जी की सभा में जुटती थी, 20 से 25 हजार। रामविलास पासवान जी दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर थे नीतीश कुमार जी। तो लालू जी की सभा में जो भीड़ जुटती थी, उतनी ही भीड़ प्रशांत किशोर की सभा में भी जुट रही है। फर्क इतना है कि लालू जी की सभा में उनके जाति के लोग बहुत ज़्यादा होते थे, बुजुर्ग लोग ज़्यादा होते थे। प्रशांत किशोर की सभा में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पिछड़े, अति पिछड़े समाज के, जो सबसे निचले पायदान पर हैं, उस समाज के युवा ज़्यादा जुटते हैं। ये चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। किसी एक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर। और पहले तो यही लग रहा था कि प्रशांत किशोर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी का खेल बनाएंगे, किसी का खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन नहीं। अब जो ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है कि तेजस्वी यादव का ग्राफ गिर रहा है, 6% गिरा और प्रशांत किशोर का बढ़ 6% बढ़ गया। तो प्रशांत किशोर जो तीसरे नंबर पर थे, अब दूसरे नंबर पर हैं। अगर इसी रफ्तार से तेजस्वी का ग्राफ गिरता है और प्रशांत किशोर का ऊपर जाता है, तो एक नंबर पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। और अभी जिस तरह से बिहार में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, शूट आउट की वारदातें हो रही है, ठीक है, और व्यापारी मारे जा रहे हैं, अपराधी मारे जा रहे हैं, गैंगवार हो रहा है, उसका फायदा तेजस्वी जी जो सोच रहे हैं कि मिलेगा ना, नहीं मिलने वाला है। इन बढ़ती आपराधिक वारदातों से लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या यही जंगल राज 2005 के पहले था, लालू जी राबड़ी जी के राज में, तो उसकी याद को ताज़ा कर रहा है। तो तेजस्वी पर कितना भरोसा करेंगे लोग। तेजस्वी जी के लिए बड़ी चुनौती है ये भरोसा दिलाना कि मेरे माता पिता के ज़माने में जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी उससे बेहतर रहेगी, मैं सुशासन के रास्ते पर चलूँगा। ये बड़ी चुनौती है। लेकिन नुकसान होगा अपराध बढ़ने से नीतीश कुमार को, उनका यूएसपी था सुशासन, वो नुकसान पहुंच रहा है उसको। तेजस्वी यादव पर लोग अभी भरोसा नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। तीसरी शक्ति जो होगी उसका फायदा उठा ले जाएगी। जब देखेंगे कि भाई वो डर है कि तेजस्वी आएंगे तो वही जंगल राज आ जाएगा, नीतीश कुमार जी अब सुशासन दे नहीं पा रहे हैं, तो तीसरी शक्ति कौन है, कौन विकल्प हो सकता है। तो कहीं प्रशांत किशोर विकल्प न बन जाए, ये खतरा है आरजेडी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। तो ये जो खतरा है इस और ये जो चुनौती है, इसे अगर इसी तरह से जेपी सिंह जिस तरह से आए, इसी तरह से और अगर लोग आते रहे, तो यह तो प्रशांत किशोर की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। जेपी सिंह पहले आईपीएस अधिकारी थोड़े हैं, इनके पहले भी कई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और कर्नल, सेना के अधिकारी, इंजीनियर वहां आ चुके हैं। और एक बड़ी खबर, आरजेडी के एक बड़े नेता, अल्पसंख्यक नेता की बेटी जन सुराज ज्वाइन करने वाली है, जो हार्वर्ड में पढ़ती है, ठीक ना, लंदन का जो इकोनॉमिक्स ऑफ कॉलेज है ना लंदन का, वहाँ पढ़ी है। बेटा हार्वर्ड में पढ़ता है। दोनों फैन हैं प्रशांत किशोर के। वो चिंतित हैं कि अरे मेरा बेटा बेटी अगर जनसुराज में जाएगा हार्वर्ड में पढ़ के, तो मेरे राजनीतिक भविष्य का क्या। और चिंतित हैं, लेकिन रोक नहीं सकते क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम जवान हैं,
युवा हैं, और हमको क्या करना है, कैसे जीना है, ये आप तय नहीं करेंगे। कह दिया है बेटों ने उनको। अब सोचिए, वो कह रहे थे अपने बेटों को कि भाई विदेश में ही बस जाओ, भारत में बिहार में अब ठीक नहीं है आना, माहौल बहुत खराब है, वही की नागरिकता ले लो, वही नौकरी करो। अब वो कह रहे कि नहीं, आपके कहने से हम वही रहेंगे। बिहार में जनसुराज आया है ना, हम प्रशांत किशोर के साथ काम करेंगे। अब बताइए, तो जो जेपी सिंह जी भी आए हैं तो कुछ देखकर ही आए होंगे। तो हम पूछते हैं 2 ना, साल नौकरी है, आईजी का नौकरी, मतलब आईपीएस की नौकरी कोई छोटी मोटी नौकरी होती है? एक दिन आईजी और डीजी बनने के लिए लोग तरसते हैं, एक दिन बैठ जाए इस कुर्सी पर। ये डीजी बन सकते थे, बनते ही, क्योंकि इतना इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डीजी बनते। लेकिन डीजी की कुर्सी को अगर लात मार के ये जनसुराज जैसी नई पार्टी में आए हैं तो कुछ संभावना देखकर ही आए होंगे। ये केवल पूछते हैं ना, हवा के नहीं। पूछते हैं कि क्या संभावना देख कर आए हैं। आपको डीजी बनने का अवसर मिल सकता था, आप हर आईपीएस अधिकारी का ख्वाब होता है कि रिटायरमेंट से पहले डीजीपी बने। तो क्या ऐसा सपना है बिहार को लेकर, और वो जनसुराज का रास्ता क्यों सही लगा कि आपने वो जो हर आईपीएस अधिकारी का सपना होता है उसे छोड़कर, उसका मोह त्याग कर अब आप बिहार की सड़कों पर हैं? देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। जहां तक आपके इस प्रश्न की बात है, तो देखिए, ये जो बिहार हमारा राज्य है, ये आज के डेट में अविकसित राज्य है, और पिछले 3-4 दशकों में ये पिछड़ेपन और बढ़ता गया है। करीब 70 के दशक तक जो बिहार की स्थिति थी, बिहार देश के 10 अच्छे राज्यों में, वेल गवर्नड, वेल एडमिनिस्टर्ड राज्यों में इसकी गिनती होती थी। लेकिन गिरावट धीरे धीरे उस समय से शुरू हुई और 95 के बाद और तेज़ रफ्तार पकड़ लिया। और आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, भारत सरकार के ही सारे पैमाने पर देखा जाए तो करीब करीब अंतिम पायदान पर बिहार है। बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहारी शब्द एक स्टिग्मा से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इस बात की पीड़ा हमें भी बार बार होती थी। मैंने देखा कि सरकारें तो बिहार में बार बार बदली, कभी लालू प्रसाद यादव की सरकार बदलने के लिए बदली, और कभी इस बात का डर दिखाकर कि हमें वोट दो नहीं तो लालू आ जाएंगे, जैसे कि वो गब्बर आ जाएंगे। तो इस डर को दिखा के सरकार यहाँ पर दोबारा तिबारा बनी। लेकिन नेट रिजल्ट ये हो गया कि हम विकास के नाम पे बिजली और सड़क तक सीमित रह गए, और दूसरे राज्य कहाँ से कहाँ तक चले गए। हमारी जो रफ्तार है विकास की, इतनी धीमी है कि हमारे बगल का राज्य देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ निकल गया। जो और राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। बगल में झारखंड कितना आगे निकल गया, हमारे से निकला हुआ राज्य है झारखंड, कितना निकल गया। तो बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट, और हम सबके लिए चिंता की बात है। जो भी बिहार के लोग हैं, जो भी बिहार से निकले हैं, आगे बढ़े हैं, वो सब इस बात की, इस पीड़ा को महसूस करते हैं। ये पीड़ा तो लाई खींचकर, लेकिन जनसुराज क्यों लगा कि जनसुराज बिहार बदलने का माध्यम हो सकता है? बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में। देखिए, इसका सिंपल मेरी जो थॉट प्रोसेस रही है कि अभी तक जो पार्टियां सरकार बदलने की कवायद करती हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर वोट का पोलराइजेशन करती हैं। चुनाव के समय में बड़े बड़े घोषणा पत्र देती हैं, लुभावने घोषणा पत्र देती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अब जो दोनों बड़ा पॉलिटिकल धड़ा है, कोई 15 साल राज किया है, कोई 20 साल राज किया है, पहले ये तो बताओ कि आपने अगर अच्छा राज किया तो बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है? आप अगर सुशासन की बात करते हैं तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? आप डबल इंजन की बात करते हैं तो बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है? कहीं दोनों इंजन विपरीत दिशा में तो नहीं चल रहा है। अभी देखिए, बिहार के एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, इन्होंने इनके एक बयान पर बवाल मचाया। आप हिमाचल प्रदेश के एडीजी थे, वो बिहार के एडीजी हैं, तो उन्होंने कहा कि किसान फ्री होते हैं तो अपराध बढ़ जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों के फ्री होने से अपराध बढ़ने का कोई लेन देन है? देखिए, कुंदन कृष्ण जी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, मेरे से सीनियर बैच के हैं, और मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन फिर भी अपराध को नियंत्रण करना मूल रूप से पुलिस की जिम्मेवारी होती है, और किसी कारण से, किसी अपरिहार्य कारण से अगर अपराध बढ़ रहा है तो पुलिस विभाग को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। आपको, अब आप जनसुराज में हैं और अब
जनसुराज एक ऐसी व्यवस्था देने की बात कर रहा है जिसमें अपराध न के बराबर होंगे, नियंत्रित होंगे, एक बेहतर बिहार होगा जहां किसी को 10-20 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए महानगरों में गालियां नहीं सुननी होगी। तो ऐसे बिहार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे आज बिहार की समस्या अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन तो है ही है। अभी पिछले कुछ महीने में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बिहार के पिछड़ेपन का एक वजह यहाँ की विधि व्यवस्था भी है। आप बाहर के लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जो बिहार के भी धनाढ्य लोग हैं वो बिहार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो उगाही शुरू हो जाएगी, 10 तरह की बातें होगी। वो बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, बिहार में नहीं करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छा होना, दुरुस्त होना तो पहला प्राथमिकता होना चाहिए। इसके बिना तो कोई निवेश नहीं करेगा, उद्योगीकरण नहीं। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं तो स्वराज आज ज्वाइन किया हूँ और जो पार्टी नेतृत्व है उसने डिसाइड करना है कि मेरी भूमिका क्या होगी। चुनाव नहीं लड़ने और लड़ने की बात तो अभी बात की है। मुझे कुछ तो सोचा होगा ना आपने कि देखिए, राजनीति में अगर कोई आता है तो जनप्रतिनिधि बनकर ही बदलाव का काम तेज हो सकता है। तो आपने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो बात हुई होगी प्रशांत जी से। ऐसे ही अचानक इस्तीफा देकर तो नहीं चल दिए होंगे। नहीं, देखिए, मैं तो उनके विजन से प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि जहाँ पे लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं और किसी भी हालत से सत्ता हासिल की जाए की बात करते हैं, ये आदमी जो खुद इतना पढ़ा लिखा है, गांव से निकलकर यूएन तक गए हैं और साधन संपन्न है, वो आदमी उस कंफर्ट जोन से निकल के गांव-गांव गलियों में जाड़ा गर्मी बरसात में जो आदमी घूम रहा है, कहीं ना कहीं बिहार की पीड़ा उनको बहुत सता रही है और उससे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने उनमें चंपारण से मूवमेंट शुरू किया था, तो मुझे लगा कि एक गांधी की छवि मैं देखना शुरू किया। और मैं सारण का रहने वाला हूँ, मेरे पूर्वजों ने मेरा नाम जयप्रकाश रखा, तो मुझे लगा कि मुझे अपने शहर का कुछ त्याग करना चाहिए। तो जयप्रकाश सारण के किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, ये तो आपके सारे जो देख रहे हैं, ये तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूत्रधार हैं, उन्होंने तय करना है कि पहले कि मैं चुनाव लड़ूंगा या संगठन में रहूंगा, और अगर लड़ूंगा तो कहाँ से लड़ूंगा। अगर वो मेरा मंतव्य पूछते हैं तब मैं भले ये बता सकता हूँ कि मैं रहने वाला मूलतः सारण से हूँ, तो सारण का कोई अगर आप सीट उचित समझे हमें दें तो मैं वहाँ से लड़ सकता हूँ। कौन विधानसभा सीट आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा? देखिए, हमारा जो गांव है वो एकमा विधानसभा में पड़ता है और साथ साथ वो मांझी प्रखंड भी है, तो मांझी विधानसभा से भी हमारा गांव जुड़ा हुआ है और जिला मुख्यालय छपरा है। अगर मुझे पूछें तो मैं 3 चॉइस दे सकता हूं। कौन कौन? एकमा, मांझी और छपरा। तो एकमा, मांझी और छपरा, प्रशांत किशोर जी के लिए जयप्रकाश सिंह ने 3 ऑप्शन दिए हैं। अब इन पे किस पर टिक करते हैं प्रशांत किशोर? आपको क्या लगता है किस पर टिक करेंगे? अब मांझी से तो पहले भी गिरी है तय है और जनसुराज के पहले उम्मीदवार हैं जो तय है, वो है बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। मांझी से मेहनत कर रहे हैं, तो उनका टिकट तो श्योर है, फाइनल है। बाकी 2 सीट जो बता रहे हैं वो मिल सकता है इनको। इतने बड़े अधिकारी हैं और नौकरी छोड़ के आए हैं, तो ये केवल चुनाव लड़ने के लिए थोड़े आए होंगे। हाँ, आए हैं तो चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी को ताकत मिलेगी। वहाँ का जो जातीय समीकरण है, वहाँ जो जनसुराज के कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है, उसमें एकमा या जो एक मांझी और एक और जो तीसरी सीट, कौन सी सीट इनके लिए सबसे ज्यादा मुफीद होगी? आप देखिए, उन सीटों पत्रकार हैं, आपको जमीनी उन सीटों पर तो या तो आरजेडी के लोग जीतते रहे, महागठबंधन के लोग जीतते रहे, या फिर एनडीए की जीत होती रही है, ठीक है। लेकिन अब प्रशांत किशोर आए हैं तो इसी उम्मीद के साथ आए हैं ना कि दोनों का विकल्प हम देंगे। तो लोग अगर विकल्प की तलाश करेंगे तो जनसुराज ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि अच्छे उम्मीदवार देंगे। प्रशांत किशोर वोट कहाँ मांगते हैं वोट, तो देखें नहीं, वोट नहीं मांगता मैं। आप वैसे उम्मीदवार को वोट दो जो तुम्हारे बच्चों का भविष्य बदल दे, जो तुम्हारे बच्चों को रोजगार दे। तो अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट देना है। अगर लोगों ने वाकई समझ लिया,
और समझ रहे हैं तभी तो जुट रही है भीड़। अगर लोगों ने समझ लिया कि प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं, इस बार हमको किसी पार्टी नेता के लिए वोट नहीं देना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देना है, किसी की सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देना है किसी पार्टी को, हमको वोट उस उम्मीदवार को देना है, उसको चुनना है जिसके विधायक बनने से मेरे बच्चों का जीवन बदलेगा, मेरे जीवन में बदलाव आएगा। लोग अपने बारे में सोचकर वोट देंगे तो जनसुराज विकल्प होगा। और मुझे लगता है कि इसीलिए जेपी सिंह जी जैसे चुनिंदा उम्मीदवार वो ला रहे हैं। तो जयप्रकाश सिंह जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि अभी बिहार में एक ही चर्चा है सुबह से लेकर रात तक, जब तक लोग सो नहीं जाते हैं, कि कैसे अपराध एक बार फिर से बिहार में सिर उठा रहा है। आपका इतना लंबा पुलिस का अनुभव है, कहा जाता है कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, तो ये जो कॉप वंस अ कॉप है, ये जब बिहार आया है तो बिहार पुलिस को क्या, आप बिहार के हैं, आप बिहार की मिट्टी को समझते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है पुलिस से, इकबाल कैसे कमजोर हो रहा है पुलिस का? देखिए, आपने कहा कि वंस ए कॉप ऑलवेज ई कॉप, ये तो बात सही है। उससे पहले मैं मिलिट्री ऑफिसर भी रहा हूँ और भारतीय सेना में मैं अधिकारी रहा हूँ। मैं आतंकवाद से लड़ा हूँ, पंजाब में भी, कारगिल में भी, पुंछ राजौरी में भी। सो आतंकवाद से भी लड़ने का मुझे अनुभव है। 8 टू सिविल अथॉरिटी भी किया हूँ, पुलिस का अनुभव है ही है। सिविल एविएशन सिक्योरिटी में भी रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। सो इसके अलावा भारत सरकार के 6-8 मंत्रालयों में मैंने काम किया, अलग अलग कैपेसिटी में। सो ये सारे अनुभव अगर मौका मिला तो बिहार की बेहतरी के लिए काम आएंगे। जहाँ तक अपराध नियंत्रण करने की बात है, कहाँ चूक हो रही है पुलिस? सिंपल बात है कि देखिए, जो प्रशासन है ना, वो एक घोड़े की सवारी है। शासन तंत्र जो है घोड़े की सवारी है। अगर बढ़िया घोड़ा हो ना, अच्छा घोड़ा हो, और नया घुड़सवार उस पर चढ़ता है तो देखता है कि मेरे पर सवार करने लायक है कि नहीं। चेतक की तो सभी तारीफ करते हैं, हर आदमी सोचता है कि मुझे चेतक मिले, बट चेतक को भी राणा प्रताप चाहिए होता है। प्रशासन तंत्र भी ऐसा है, जैसा चीफ मिनिस्टर का नियत और नीति होती है, जितनी दृढ़ता होती है, जितना इकबाल होता है, प्रशासन उतना ही रिजल्ट देने के लिए तैयार है। ये जो प्रशासनिक तंत्र है, इससे जितना काम लीजिएगा और जितना बेहतर काम लीजिएगा उतना बेहतर काम देगा, और जितना ढिलाई करिएगा उतना सुस्त बैठेगा। मतलब आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कमजोरी पुलिस में नहीं है, कमजोरी सत्ताधारी पार्टी में है। देखिए, इसका सिंपल वजह है, अगर आप शराबबंदी को अपनी प्राथमिकता बताएंगे तो पूरा पुलिस फोर्स तो शराबबंदी में लगा हुआ है। अपराध कैसे, बड़े अपराध तो प्राथमिकता ही नहीं है गवर्नमेंट की, और वो भी शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी लागू भी नहीं है, हर जगह शराब मिल रहा है। तो आपको, आपका कहना है कि अपराध बढ़ा इसलिए है क्योंकि पुलिस का फोकस शराबबंदी पर है, शराब पकड़ने पर है और पैसों की उगाही पर है। बिल्कुल, आप देखिए कि फोकस शराबबंदी को लागू करने पे है। और ये जो नो डाउट बिहार पुलिस में एक से एक अच्छे अफसर हैं, बट नीचे के लेवल पर सूट करता है कि हम शराबबंदी को लागू करने के नाम पर 10 तरह की हम गैर कानूनी काम कर सकें। तो इसके वजह से जो बड़े अपराध हैं वो नहीं रुक पा रहे हैं, और प्राथमिकता भी नहीं है। ये वजह बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो चंदन मिश्रा मारा गया है शूट आउट में हॉस्पिटल में, वो कैदी था, उसको सजा भी हो चुकी थी, फांसी की सजा, फिर दूसरे कोर्ट में आजीवन कारावास में बदली। वो पैरोल पर बाहर था, वो बिना पुलिस के कैसे था? क्या ऐसा होता है कि कोई कैदी बाहर हो और जो आजीवन कारावास की सजा जिसको हो चुकी हो, उसको फ्री पुलिस छोड़ दे कि जेल से बाहर जाओ, घूम फिर के आओ, इलाज करवा के आओ, फिर ऐसा होता है? और कोई सुरक्षा ना हो उसके साथ, वो लौट कर आया ही नहीं तब? नहीं, देखिए, जो पेरोल का जो प्रावधान है उसमें यह है कि अगर विशेष परिस्थिति में, वैसे तो सजा याफ्ता आदमी को कोई छूट नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे घर में शादी हो, कोई मौत हो जाए, आदमी बीमार हो जाए, तो ये स्टेशन जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको अधिकार है उनको अलाउ करने का। सो ये व्यवस्था तो है, लेकिन अगर वो आदमी का इलाज अगर किसी अस्पताल में हो रहा है और उस पर उसके जीवन को खतरा है, तो इसका आकलन करना भी जिम्मेवारी है पुलिस की, और इसके मद्देनज़र उस पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहना चाहिए था, जिससे कि उसके जान माल को कोई खतरा ना हो। मुझे जहाँ तक अनुभव है, मैंने भी क्राइम को बहुत दिनों तक कवर किया है, जब कोई कैदी बीमार होता है
तो कैदी वार्ड में भेजा जाता है, सरकारी अस्पताल में, वहाँ उसका इलाज होता है। न कि उसको छोड़ दिया जाता है जेल से पैरोल पर कि जाओ और कहीं भी इलाज करा लो और पुलिस नहीं रहे उसके साथ। वो तो भाग सकता है भाई, 14 साल की सजा भुगतने जेल में जाएगा दोबारा। क्रिमिनल है तो नोटोरियस क्रिमिनल, नोटोरियस क्रिमिनल है तो बाहर जाके शूट आउट को अंजाम दे सकता है। एक ऐसा नोटोरियस क्रिमिनल है जिसको फांसी की सजा हुई थी, बाद में वो ऊपरी अदालत में गया तो उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। ऐसा क्रिमिनल अगर जेल से बाहर निकलता है और किसी क्राइम को ही अंजाम देकर फिर से जेल में चला जाता है, कौन जिम्मेवारी लेगा? देखिए, निश्चय ही ये चूक का मामला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो जेल मैनुअल होता है, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का सब्जेक्ट है और हर राज्य का प्रिजन मैनुअल भी अलग अलग होता है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो बिहार के प्रिजन मैनुअल में क्या प्रोविजन है मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उपचार के दौरान उनके ऊपर पुलिस की निगरानी रहनी चाहिए, जिससे कि किसी तरह से उनके जान माल को खतरा ना हो और वो दूसरे के जान माल के लिए खतरा न बन जाए। अपराधी भी तो जान माल दूसरे के लिए खतरा। जो नोटोरियस क्रिमिनल है, जो ऐलान करके बक्सर में और आरा में हत्याएं करवाता था, जेल गेट पर जेल के सिपाही की हत्या कर देता था, जो नोटोरियस क्रिमिनल, वो क्रिमिनल पेरोल पर निकला है। वो क्या कर रहा है, इसकी निगरानी रखना पुलिस का काम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल काम है। और ये देखना चाहिए था कि पहले तो इनको पैरोल पर भेजें कि नहीं भेजें। दूसरा कि जिस अस्पताल में इनका इलाज होना है वहाँ पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, वहाँ सीसीटीवी है कि नहीं, वहाँ पर हम पुलिस की तैनाती कर सकते हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ देखना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये लैप्स तो है, बिहार पुलिस की लैप्स है और बिहार पुलिस को अपने आप को इस जिम्मेवारी से झाड़ नहीं सकती। किसानों पर आरोप नहीं लगा सकते, किसानों पर आरोप नहीं लगा सकते। मुझे लगता है दीपक कि कोई भी कैदी अगर बीमार है तो उसको जेल प्रशासन कैदी वार्ड में भेजता है। हर सरकारी अस्पताल में कैदी वार्ड होता है, वहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसका इलाज होता है। हाँ, इतना फायदा वो जरूर उठाता है कि घर का बना खाना खा लेता है, अपने लोगों से मिल लेता है पुलिस वालों को पटाकर, ठीक है, बाजार भी घूम लेता है, कभी जाके समोसा और डोसा खिला के पुलिस वालों को, अब खुद भी घूम लेता है, ठीक है। हमने देखा है कई बाहुबलियों को जो जेल से कोर्ट जाते थे पेशी के दौरान, तो पुलिस वालों को भरोसे में लेकर वो होटल में जाके दारू भी पी लेते थे, ठीक है। तो ऐसा तो होता है, लेकिन बिल्कुल जेल से किसी कैदी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि जाओ अकेले घूम फिर के आ जाना इलाज करा के, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अगर कानून है भी तो ये तो गजब का कानून है भाई। और इसका पैरोल का कितना मिसयूज हो रहा है भाई बिहार में, ये बड़ा सवाल है। पेरोल का जो नियम है वो ये है कि अगर किसी का कंडक्ट अच्छा होता है, पुलिस को लगता है, जेल प्रशासन को लगता है कि ये सदाचार का जीवन जी रहा है, ये इसको बाहर भेजा जाए तो ये आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तभी उसको पेरोल दिया जाता है। पेरोल की बहुत सारी शर्तें हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी शर्तें हैं और वो उनके सदाचार पर निर्भर करता है कि अगली बार आपको भेजा जाएगा कि नहीं। अगर इस बार किसी वजह से आपको भेजा गया है, जेन्युइन प्रॉब्लम से, तो आप ठीक ठाक वापस आए कि नहीं। दूसरा, पेरोल के दौरान आपने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं की, कुसंगति में तो नहीं पड़े, किसी आपराधिक गतिविधि में तो नहीं रहे। अगर ऐसा आप इंडल्ज हो रहे हैं तो पेरोल के दौरान भी उसको कैंसिल किया जा सकता है और आपको वापस जेल में बुलाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो चंदन तिवारी है, चंदन मिश्रा है, जो शूटर था, मारा गया, वो जेल में रहने के बाद साधु हो गया होगा, ठीक है ना। एकदम होता है ना कि 900 चूहे खा के। उस पर आरोप है कि शेरू ने उसकी हत्या इसलिए करवाई क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पुलिस का मुखबिर हो गया और लगातार उसके शूटर्स को मरवा रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, या तो साधु हो गया होगा या पुलिस का मुखबिर हो गया होगा, तब उसे इतनी छूट मिली होगी। ऐसे किसी क्रिमिनल को, सजायाफ्ता क्रिमिनल को छोड़ देगा पुलिस की, जाओ बाहर घूम फिर के आ जाओ, नहीं छोड़ेगी। और उसने तो शास्त्री नगर थाने को सूचना भी दी थी कि भाई मैं यहाँ इलाज तो बात भी की, यहाँ इलाज करा रहा हूँ, मेरी सुरक्षा कर, परिजनों से बात भी की, फिर भी पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। और भाई इतना बड़ा शूटर है, दर्जनों लोगों की हत्या किया है, तो उसको छोड़ देंगे लोग? ये तो आशंका हमेशा बनी हुई थी कि बाहर निकलेगा तो उस पर हमला हो सकता है, उसकी इतना कुख्यात है, नोटोरियस है। तो कुख्यात की हत्या तो आपराधिक वारदातों में ही होती है। जो गोली से खेलेगा गोली से मरेगा,
तो ये तो तय था कि भाई बाहर घूमेगा खुलेआम तो ये मारा जाएगा, फिर पुलिस ने कैसे उसको अकेले छोड़ दिया, ये भी तो सवाल है। अब जेपी सिंह जी पुलिस वाले हैं, वो बताएं। कहीं ना कहीं जो पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और इन सब घटनाओं की वजह से पिछले कई महीने में आप देखिए कि पटना में दिन दहाड़े मर्डर हुआ, अभी ये हुआ है, छपरा में कितनी वारदातें हुई है, सिवान में नरसंहार हुआ है, ये सब जो दिखा रहा है तो आम आदमी यहाँ पर भयाक्रांत है। कहीं ना कहीं ये आगाज़ तो नहीं है जंगल राज चैप्टर 2 का, तो इसकी वजह से भी और ज़रूरी है कि हम जो प्राथमिकता पलायन रोकने को कर रहे हैं उतनी ही प्राथमिकता हमें विधि व्यवस्था को अपराध रोकने की करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अपराध नहीं रुका तो पलायन भी नहीं रुकेगा, तो यहाँ उद्योगीकरण नहीं होगा, कोई उद्योग नहीं लगाएगा, इसलिए लोकल रोजगार नहीं मिलेगा और पलायन नहीं रुकेगा। इसलिए भी बदलाव जरूरी है। आरजेडी को तो देख लिया लोगों ने, अब जेडीयू को भी देख लिया, डबल इंजन की भी सरकार को देख लिया, अपराध रोकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए पब्लिक अब मन बना रही है कि एक दृढ़ संकल्प वाला आदमी जो युग दृष्टा है, लोगों को अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो युग स्रष्टा बनेगा। ये युगांतकारी परिवर्तन की तरफ बिहार आगे बढ़ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये ईश्वरीय विधान के तहत हो रहा है कि भगवान भी बिहार पे तरस खाने लगे हैं कि इतने डिकेट्स की बदहाली के बाद उनको दया आ रही है कि अब बिहार को अब इससे ज़्यादा क्या कष्ट दें, बिहार को बदलना चाहिए। इसलिए प्रशांत किशोर के रूप में उन्होंने एक अपना एंजल भेजा है, एक अपना सुपुत्र भेजा है कि बहुत आपने, जैसे भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को कहा कि बहुत माखन खा लिए और बहुत गोपियों के साथ रंगरेलियाँ कर ली, अब सुदर्शन चक्र उठाओ और जाओ धर्म की स्थापना करो। उसी तरह से शायद भगवान ने सोचा होगा कि बहुत यूएन की सेवा कर लिए, बहुत अफ्रीका में आपने हेल्थ सेक्टर में काम कर लिया, बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, बहुतों को प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया, अपने बिहार को तो संभालो, पकड़ो ये सुदर्शन चक्र, जन सुराज के नाम से ये चक्र उठाओ, जन सुराज नाम का सुदर्शन चक्र उठाओ और जाओ अपने बिहार को संभालो। मैं समझता हूँ कि आज के बिहार में जो प्रशांत किशोर जो भूमिका निभाने जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि 40-50 साल बाद बिहार के लोग गर्व करेंगे कि प्रशांत किशोर बिहार के गांधी साबित होंगे। तो सुना आपने जयप्रकाश सिंह को, जो हिमाचल के एडीजी थे और अपनी नौकरी, अपने सपने डीजी बनने के, उसको ताक पर रखकर उसे ठुकरा कर बिहार आ चुके हैं, बिहार की सड़कों पर उतर चुके हैं। जनसुराज का गमछा इनके कंधे पर दिख रहा है। और हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष, जिन्होंने बताया कि कितना बड़ा लैप्स है। आप एक दुर्दांत अपराधी, एक नोटोरियस क्रिमिनल को आप बाहर आने देते हैं और बिना किसी सुरक्षा के उसे कहते हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, उसके बाद आ जाना। उस व्यक्ति को जिसे फांसी की सजा हो गई थी, जिसे बाद में ऊपरी अदालत में जाने पर आजीवन कारावास में बदल गया। जेपी सिंह ने एक बात और कही जो हिलाने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि अपराध नहीं रुकेगा अगर, तो फिर कुछ नहीं होगा, न पलायन रुकेगा, न इंडस्ट्री आएगी, न निवेश होगा, कुछ नहीं होगा। तो बिहार बदलने की पहल अपराध रोकने से शुरू होती है। और जब जयप्रकाश सिंह जैसे व्यक्ति अपना करियर छोड़कर बिहार बदलने आएंगे, प्रशांत किशोर के कंधे से कंधा लगाने आए हैं, तो जरूर कुछ बात हो रही है। हमें भी देखना है कि यह मुहिम कितनी सफल होती है। तो आपको क्या लगता है, कितनी सफल होगी यह मुहिम? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।